हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये हमारा 4th सेशन है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स का। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी रूल्स का थर्ड रूल, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। पहले वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन और रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन, रूल ऑफ रीजनेबल इंटरप्रिटेशन देखा। इस वीडियो में भी कहीं ना कहीं हम उसके बारे में रेफरेंस देने वाले हैं, तो अगर आपने वो 2 वीडियोस नहीं देखे हैं, मेक श्योर यू वॉच दोज वीडियोस ऑल्सो। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लेट्स बिगिन। रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अब ये रूल किस सिचुएशन में अप्लाई होता है? जैसे कि हमने पहले 2 रूल्स में किया, हमने इस पर्टिकुलर रूल को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एप्लीकेबिलिटी, हाउ टू अप्लाई एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी। अब किस सिचुएशन में ये अप्लाई होगा? ये उस सिचुएशन में अप्लाई होगा जब किसी भी एक्ट, लॉ, स्टैट्यूट के प्रोविजंस में 2 वर्ड्स है जो कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें बोल रहे हैं, या फिर किसी भी एक्ट या स्टैट्यूट में 2 प्रोविजंस है जो अलग अलग बातें कह रहे हैं या कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें कह रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में हम हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। जैसा कि हमने देखा एस्टैब्लिशिंग हार्मनी। एस्टैब्लिशिंग हार्मनी मीन्स इस तरह से हमको कंस्ट्रू करना है या उस पर्टिकुलर सेक्शंस को समझना है ताकि दोनों प्रोविजंस, इवन दो वो कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें बोल रहे हैं, फिर भी दोनों प्रोविजंस अप्लाई होने चाहिए। अब देखते हैं एप्लीकेबिलिटी। इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वर्ड्स इन अ प्रोविजन और 2 प्रोविजन ऑफ द सेम स्टैट्यूट। सो जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, 2 प्रोविजंस में, 2 सेक्शंस में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तब हम ये रूल अप्लाई करेंगे। लॉजिक क्या है इस रूल का? इस रूल का लॉजिक कहता है, आप जैसे भी इंटरप्रेट करो, मेक श्योर कि जब भी कोई एक्ट पास होता है, जब भी कोई लॉ बनता है, इट इज मेड एज अ होल। तो जब आप दोनों प्रोविजंस को इंटरप्रेट कर रहे हो, वी हैव टू मेक श्योर कि लॉ तो एक ही है, प्रोविजंस 2 है, कॉन्फ्लिक्टिंग है, जो भी हो, बट उसको जिस पर्टिकुलर लॉ में वो इंक्लूडेड है, वो लॉ तो एक है, तो उसका ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। सो यू हैव टू रीड द स्टैट्यूट एज अ होल। सो जब भी हम लोग हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन करते हैं, स्टेप वाइज अगर देखना हो तो पहले हमको पूरा लॉ पढ़ना है एज अ होल, उसके बाद प्रोविजन बाय प्रोविजन पढ़ना है, क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ना है, और फिर उसका मीनिंग डिराइव करना है, क्योंकि लॉ का पर्पस हमेशा एक ही होगा। तो अगर उसी एक ही पर्पस वाले लॉ के 2 प्रोविजंस अलग अलग बातें कर रहे हैं, तो हम क्या करें? हाउ टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर रूल? सो पहला स्टेप होगा एस्टैब्लिश हार्मनी बिटवीन द 2 प्रोविजंस। सो जो 2 प्रोविजंस अलग अलग बातें कह रहे हैं, हमको उनके बीच में हार्मनी, पीस एस्टैब्लिश करना है, और इस तरह से करना है कि दोनों भी अप्लाई हो जाए। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में माइनर से रिलेटेड जो प्रोविजंस है, उसमें कहा गया है कि अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो मीन्स वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। इसका मतलब अगर सपोज मैं एक माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करती हूँ और उस माइनर ने ब्रीच किया, तो मेरे पास कोई लीगल सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज वो जो कॉन्ट्रैक्ट था इट वॉज वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। इसका मतलब उसको एनफोर्सेबिलिटी नहीं मिलेगी, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ नहीं मिलेगी। अब उसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक और प्रोविजन है एजेंसी से रिलेटेड, जहां पर कहा गया है कि एक माइनर एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता, लेकिन वो एजेंट बन सकता है। मतलब अ माइनर कैन नॉट बी अ प्रिंसिपल, ही कैन नॉट अपॉइंट एन एजेंट, बट ही कैन बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट। तो सपोज अगर मैं एक मेजर हूं और मैंने एक माइनर को अपना एजेंट अपॉइंट किया, और वो जाकर मेरे साथ मेरे बिहाफ पर अगर कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करता है, क्या वो बिजनेस ट्रांजैक्शन वैलिड रहेगा? आंसर इज यस, क्योंकि माइनर एक एजेंट बनकर वो ट्रांजैक्शन अंडरटेक कर रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड दूसरा प्रोविजन कहता है कि माइनर कोई भी ट्रांजैक्शन करे, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करे, इट इज वॉइड। इसका मतलब एक ही एक्ट के 2 प्रोविजंस अलग अलग बातें कह रहे हैं। अब इस रूल के हिसाब से क्या बोला है? एस्टैब्लिश हार्मनी। दोनों के बीच में हार्मनी एस्टैब्लिश करो ताकि दोनों अप्लाई हो जाए। तो हमको अब देखना होगा कि लॉ का पर्पस क्या है। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पर्पस क्या है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट सारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स को सेटिस्फाई करता है, तो हमको उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिडिटी देनी है। वी हैव टू मेक श्योर कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कोई चीट नहीं कर रहा है, ब्रीच नहीं कर रहा है, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को परफॉर्म कर रहा है एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस। कॉन्ट्रैक्ट्स को सारे पार्टीज परफॉर्म कर रहे हैं। ये हुआ पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मेन पर्पस। तो अब हम क्या करते हैं, किस तरह से हार्मनी एस्टैब्लिश करेंगे?
तो एजेंसी का जो पोर्शन है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, वहां पर क्या होता है, एजेंट अगर प्रिंसिपल के बिहाफ पर एक्ट कर रहा है तो एजेंट जो भी ट्रांजैक्शंस करता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है, उसके लिए उसका प्रिंसिपल लायबल होता है। तो एक तरफ जब हम कहते हैं कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं करना है, वो इसलिए क्योंकि हम माइनर को कोई भी लाइबिलिटी नहीं देना चाहते। लॉ माइनर को लाइबिलिटी नहीं देना चाहता, लेकिन अगर माइनर एज एन एजेंट काम करता है तो वैसे भी उसे कोई लाइबिलिटी नहीं लेनी है। वो जो भी एक्शंस परफॉर्म कर रहा है उसके लिए उसका प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल है, प्रिंसिपल लाइबल है, वो माइनर नहीं। सो इफेक्टिवली क्या लॉ का पर्पस अकम्प्लिश हो रहा है? लॉ का पर्पस क्या है कि माइनर को लाइबिलिटी नहीं देना है। माइनर नेवर इनकर्स एनी लाइबिलिटी। तो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, इट इज वॉइड। व्हाई? बिकॉज माइनर डज नॉट इनकर एनी लाइबिलिटी। अग्रीड। लेकिन माइनर कैन बिकम एन एजेंट। ये कैसे वैलिड हुआ? क्योंकि माइनर अगर कुछ परफॉर्म करता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है, कोई एक्शंस लेता भी है, तो उसके एक्शंस के लिए, वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो खुद लायबल नहीं होगा। प्रिंसिपल्स ऑफ एजेंसी के हिसाब से उस माइनर का जो प्रिंसिपल है, जो कि मेजर होगा, जिसके पास कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है, वो लायबल होगा। सो हमने क्या किया, दो प्रोविजंस थे, कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज कह रहे थे, बट हमने जब लॉ का पर्पस देखा, एज अ होल जब लॉ का पर्पस देखा, दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया। सो ये रहा हमारा फर्स्ट स्टेप, एस्टैब्लिश हार्मनी बिटवीन टू प्रोविजंस। तो हमने दो प्रोविजंस के बीच में हार्मनी एस्टैब्लिश किया और हम समझ गए कि अगर माइनर के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आ रहा है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा, इफ इट इज नॉट पॉसिबल, सपोज इस तरह का हार्मनी एस्टैब्लिश करना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अब प्रोविजन एनेक्टेड और अमेंडेड लेटर शैल प्रिवेल। प्रोविजन एनेक्टेड और अमेंडेड लेटर शैल प्रिवेल मतलब वो प्रोविजन जो बाद में एक्ट में आया या फिर बाद में एक्ट के अमेंडमेंट में आया, उन प्रोविजंस को हम मानेंगे। अब एग्जांपल के तौर पर सपोज जैसे एक्साइज के कुछ केस लॉज है, कुछ आइटम्स को क्लासिफाई करना है ताकि हम उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी का रेट लगा सके। तो सपोज एक माउस पैड है, अब माउस पैड बनता प्लास्टिक का है, तो हम उसको किस रेट पर चार्ज करें? तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता था कि उसको एक प्लास्टिक आइटम कहकर प्लास्टिक आइटम्स का रेट लगाए, या क्योंकि वो कंप्यूटर एक्सेसरीज में आता है तो उसको कंप्यूटर का रेट लगे। या दूसरा एग्जांपल, अगर एक गिटार का कवर है तो उसको बैग कैरेजेस होते हैं, सो बैग्स वगैरह पे उसके रेट पर चार्ज करें या फिर गिटार के रेट पर चार्ज करें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंफ्यूजन है। तो जहां पे कंफ्यूजन रिजॉल्व हो रहा है, हमने देखा अगर रिजॉल्व हो रहा है तो अकॉर्डिंगली करो, नहीं तो विच एवर अपियर्स लेटर। जैसे कुछ केस लॉज भी बने थे, एग्जाम्पल के तौर पर पेड़ा। सो पेड़े को कहाँ पे क्लासिफाई करना है? शुड वी कॉल इट अ मिल्क प्रोडक्ट और शुड वी कॉल इट अ शुगर कन्फेक्शनरी? इस पर भी कुछ केसेस चले हैं। तो उस मैटर में जब हम लोग कोई प्रॉपर कंक्लूजन नहीं निकाल पाते तो क्या करना है? प्रोविजन एनेक्टेड और अमेंडेड लेटर शैल प्रिवेल। सो जिसका डेट, जो प्रोविजन लास्ट आया है, उसको हम अप्लाई कर देंगे। दूसरा है फाइंड विच प्रोविजन इज मोर जनरल एंड विच इज मोर स्पेसिफिक। तो जैसे पेड़े के एग्जांपल में हमने देखा, शुड वी ट्रीट इट अ मिल्क प्रोडक्ट और अ शुगर कन्फेक्शनरी। तो अब उसमें मिल्क कितना ज्यादा यूज हो रहा है या शुगर ज्यादा यूज हो रहा है? अब जैसे शुगर कैंडीज है तो उसका लाइफ स्पैन ज्यादा रहेगा, पेड़े का लाइफ स्पैन कंपेरेटिवली कम रहेगा बिकॉज इट्स अ मिल्क प्रोडक्ट। तो जब भी हम उस पेड़े को देखते हैं तो मिल्क ज्यादा दिखा है, मोर इसेंशियल फीचर या इसेंशियल कंपोनेंट क्या है उस आइटम का? मिल्क। तो हम क्या करेंगे? इन दिस केस मिल्क प्रोडक्ट इज मोर स्पेसिफिक एंड शुगर कन्फेक्शनरी मीन्स तो कैंडीज भी आ जाएंगे, चॉकलेट्स भी आ जाएंगे, और पेड़ा और चॉकलेट अगर हम कंपेयर करते हैं तो मिल्क प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा सही लग रहा है। तो हमने क्या किया, पहले पता किया कि विच वन इज मोर जनरल एंड विच वन इज मोर स्पेसिफिक। सो अगर हम शुगर कन्फेक्शनरी कहे तो वो जनरल हो जाएगा क्योंकि उसमें मिठाइयां भी आती है, चॉकलेट्स भी आते हैं। लेकिन अगर हम उसको मिल्क प्रोडक्ट कहे तो इट इज मोर स्पेसिफिक। सो दो चीजें हमने देखी। अगर हार्मनी एस्टैब्लिश करना पॉसिबल नहीं हो तो पहला मेथड तो ये है कि देखो प्रोविजंस कौन सा है, कोई सेक्शन 10 है, कोई सेक्शन 11 है, तो बाद में आ रहा है 11 ले लो, या फिर ये अमेंड हुआ था 2008 में, ये अमेंड हुआ था 2010 में, तो ये ले लो। सो जो लेटर है उसको ले लो, या फिर दूसरा वाला फाइंड आउट कि कौन सा वाला प्रोविजन ज्यादा जनरल है और कौन सा वाला प्रोविजन ज्यादा स्पेसिफिक है, एंड अकॉर्डिंगली उस प्रोविजन को अप्लाई किया जाएगा। सो हमने क्या देखा कि दो प्रोविजंस के बीच में, एक ही एक्ट के दो प्रोविजंस के बीच में जब कंफ्यूजन होता है
कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज दे रहे हैं, तब हम रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन अप्लाई करेंगे। इसकी एप्लीकेबिलिटी के मेन लॉजिक क्या है कि जब भी कोई एक्ट पास होता है, इट इज पास्ड एज अ होल एक्ट। सो जब भी पढ़ना है तो पूरे एक्ट को पहले पढ़ना है और उसके बाद पूरे एक्ट का पर्पस या ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए प्रोविजन बाय प्रोविजन, सेक्शन बाय सेक्शन, क्लॉज बाय क्लॉज उस एक्ट को ब्रेक करते जाना है। विच मीन्स अगर दो प्रोविजंस के बीच में कुछ कंफ्लिक्टिंग आइडियाज है तो हम एक्ट के पर्पस को हमेशा ध्यान में रखेंगे और वो प्रोविजंस के बीच में हार्मनी एस्टैब्लिश करेंगे। ये नहीं कि एक प्रोविजन को अप्लाई किया और एक प्रोविजन को छोड़ दिया, ऐसा नहीं चलेगा। सो हार्मनी एस्टैब्लिश करते वक्त लॉ का ऑब्जेक्ट या पर्पस ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, अगर ऐसा नहीं कर सकते, दोनों प्रोविजंस को अप्लाई नहीं कर पा रहे, हार्मनी एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे, तो दो चीजें हैं। पहला तो ये है कि सीक्वेंस में देखना है, जो सबसे बाद में आया है प्रोविजन उसको अप्लाई कर दो, बाद में आया था, बाद में अमेंड हुआ था, लेटेस्ट अमेंडमेंट जो रहेगा उसको अप्लाई कर दो। या फिर दोनों प्रोविजंस में देखिए कि कौन सा प्रोविजन जनरल है और कौन सा प्रोविजन ज्यादा स्पेसिफिक है। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन प्रोविजन जो जनरल स्पेसिफिक अकॉर्डिंगली अप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज द जिस्ट ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अच्छा, ये कब अप्लाई नहीं करना है? कब अप्लाई नहीं करना है? जब दो सेक्शंस में ओवरराइडिंग इफेक्ट आ जाता है, या हम उसको कहेंगे नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज। अब ये कहां पर होता है? हमने पहले वीडियोस में भी देखा एग्जांपल, सेक्शन 8 कंपनीज। अब डेफिनेशंस वाले सेक्शंस में प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, उनके ऊपर एक कंडीशन है कि वो वर्ड्स लगाएंगे पीवीटी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज पब्लिक लिमिटेड या लिमिटेड, ये वर्ड्स कंपलसरी अपने नाम के आगे लगाएंगे। लेकिन सेक्शन 8 को वो क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पार्टनरशिप फर्म्स जो है अपने फर्म के नाम से किसी भी कंपनी में शेयर्स होल्ड नहीं कर सकते। तो वहां पे होता क्या है, सारे पार्टनर्स जो है उस कंपनी के ज्वाइंट शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। पार्टनर्स के नाम पर ज्वाइंट शेयर होल्डर बनेंगे। पार्टनरशिप का फर्म का नाम शेयर सर्टिफिकेट पर नहीं आ सकता, ये था। लेकिन अगर सेक्शन 8 कंपनी के शेयर्स पर आप शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपकी पार्टनरशिप फर्म का नाम भी आ सकता है। तो ऐसे बहुत सारी छूट दी है सेक्शन 8 कंपनीज को। इसका मतलब क्या है, ये जो सेक्शन 8 है कंपनीज एक्ट का, वो कंपनीज एक्ट के बहुत सारे प्रोविजंस को ओवरराइड करता है। तो ये क्योंकि ये ओवरराइड करता है तो यहाँ पे ये हार्मनी एस्टैब्लिश करने की कोई जरूरत नहीं है। लॉ ने खुद कहा है कि सेक्शन 8 विल ओवरराइड अदर सेक्शंस ऑफ द एक्ट। सो ओवरराइडिंग इफेक्ट जब होता है, या फिर जिसको हम कहते हैं नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज, उस केस में रूल ऑफ हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन की जरूरत ही नहीं है, अप्लाई नहीं करना है। रादर वी कैन से उसकी जरूरत ही नहीं है, बिकॉज लॉ इटसेल्फ स्पेसिफाइज कि ये पर्टिकुलर सेक्शन दूसरे सेक्शन को ओवरराइड करेगा, तो कॉन्फ्लिक्ट का सवाल ही नहीं आता। सो यहाँ पे हमने देख लिया जो भी कंटेंट्स है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के। नेक्स्ट रूल जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। सो स्टे ट्यून्ड for the next videos. Thank you.